नमस्कार और स्वागत है आपका ग्रीन शूट्स में। ग्रीन शूट्स हमारा एक खास सीरीज़ है, एक खास कार्यक्रम जिसके अंदर में हम बात करते हैं उन युवा उद्योगपतियों से, युवा लोगों से जो कि अभी आगे आ रहे हैं, अलग-अलग फ़ील्ड्स में, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में अपना नाम बना रहे हैं या चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ में आज एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रही हैं। हमारे साथ में हैं प्रीतिका सिंह। प्रीतिका सिंह बहुत कम उम्र में सीईओ बनी हैं प्रयाग हॉस्पिटल्स की। प्रयाग हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है दिल्ली एनसीआर और इधर आसपास के नॉर्थ इंडिया के अंदर में इसका एक बड़ा रुतबा है, जहाँ कहा जाता है कि हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं और कुछ एक ब्रांचेस भी बड़ी हैं जो ग्रेटर नोएडा और उस तरफ से चल रही हैं। तो हम सीधा चलते हैं प्रीतिका के पास में। तो प्रीतिका, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे हुई? क्योंकि आपकी अभी बहुत लंबी जर्नी, तो समझ में आता है कि आपकी उम्र बहुत कम है, अभी आपने शुरुआत करी होगी, लेकिन फिर भी ये शुरुआत कब से शुरू हुई? किस उम्र से आपने चीज़ों को समझना शुरू किया? आप उस बैकग्राउंड से भी आती हैं जहाँ मेडिकल का बैकग्राउंड है, लेकिन आपने शायद मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का और शुरुआत कैसी रही? जी, जब आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हों तो एक आम सी उम्मीद होती है कि भई बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मुझे साइंस की किताब से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, तो मुझे बिज़नेस स्टडीज़ ही करनी थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो उनको समझ नहीं आया कि बिज़नेस स्टडीज़ क्या होती हैं। तो बहुत ही कम उम्र में मैंने इस बात को महसूस कर लिया था और जान भी लिया था कि मुझे तो बिज़नेस ही करना है और इसीलिए मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे अपनी तरह, पर डॉक्टर बनना वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी। सो इसीलिए मैंने मैनेजमेंट प्रोफ़ेशन चूज़ किया और मैनेजमेंट में ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है और सफ़र आज कहूँ तो लगता है आसान था, पर इतना आसान भी नहीं था। बहुत ही चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत ही कम उम्र में जब आप ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती इतनी। मैंने मेडिकल इंडस्ट्री को समझा, 5 साल अपनी ही कंपनी में एज़ एम्प्लॉयी काम किया मैंने। उसके बाद जाकर के जब मेरे पिताजी ने देखा कि डॉक्टर के अलावा भी लोग अस्पताल चला सकते हैं, उनको ऐसा मेरे अंदर एक विश्वास दिखा, तो उन्होंने मुझे ये सीईओ का पद 23 साल की उम्र में 23 साल की उम्र से मैं सीईओ का पद यहाँ संभाल रही हूँ और मुझे यंगेस्ट सीईओ का खिताब भी दिया गया है। हुँ, हुँ। और कितने साल हो गए इस सीईओ के पद पे आपको काम करते हुए? सीईओ के पद पे काम करते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। 2021 में मुझे 7 साल पूरे हो गए। और ये 7 साल ज़ाहिर बात है कि काफ़ी चैलेंजिंग रहे होंगे और उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी हाल में पिछले 1 से 2 साल के अंदर में आपको फेस करना पड़ा होगा, जहाँ पे कुछ-कुछ इकोनॉमिक डाउनसाइड भी था, कभी फिर कोविड भी शुरू हो गया और उसके चलते बहुत सारी चीज़ें और ख़ासकर हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज सामने था। कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने कैसे सेल थ्रू किया उस फेज़ के? जी, पिछला 1 साल चैलेंजिंग बिल्कुल रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और ये साल जो अभी आया है, ये भी चैलेंजिंग है। हमने कभी सोचा नहीं था कि मेडिकल इंडस्ट्री में या कभी दुनिया में इस तरीके का दौर आएगा, जहाँ दुनिया बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज था जो हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स में जो डर और जो भय भय था, वो बहुत ही ज़्यादा था। हमने काउंसलिंग करी अपने स्टाफ की, डॉक्टर्स की, पेशेंट्स की, एटलीस्ट ताकि वो अपनी जॉब पर वापस आएँ, ताकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर इस पूरी सिचुएशन को फेस कर सकें। सेकंड हमने जो प्रॉब्लम हमने फेस करी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था हमारे एम्प्लॉइज़ की हेल्थ। हमने अपने एक-एक एम्प्लॉइज़ की हेल्थ को पर्सनल ट्रैक पे रखते हुए हर चीज़ को देखा है। किसी की अगर तबीयत खराब हुई है, किसी को बीमारी हुई है, किसी को कोविड भी हो गया है, तो हमने सारे अपने एम्प्लॉइज़ का ट्रीटमेंट भी किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब ऐसी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, पैनिक हो जाता है, तो लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं या तो वो उसको फेस करते हैं। तो कई हमारे एम्प्लॉइज़ थे, कई डॉक्टर्स थे, जो सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते थे। उनकी रेगुलर हमने काउंसलिंग करी, एक-एक करके फ़ोन पे बात करी कि नहीं आप वापस आइए, ये अब हमारा वक़्त है इस जंग को लड़ने का। क्योंकि जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे जंग लड़ता है, तो अब हमें हमारा यही बॉर्डर है, हमारा अस्पताल और हमें यहीं पे जंग लड़नी है। क्योंकि अगर हम एक नहीं हो पाएँगे, एक नहीं होंगे तो हम देश की सेवा कैसे कर पाएँगे और इस इतनी बड़ी महामारी से कोविड-19 से कैसे लड़ पाएँगे? तो बहुत बड़ा चैलेंज था काउंसलिंग का। हमने काउंसलिंग किया, वापस बुलाया, एक फिर से टीम बनाई और उसके बाद हमने एकजुट होके काम किया। एम्प्लॉइज़ घर नहीं गए, यहीं अस्पताल में रहे। उन्होंने लोगों का इलाज भी किया
अपनी सेफ्टी भी देखी और आपस में अपने कोलीग्स को भी ट्रीट किया। तो काफी चैलेंजिंग दौर था हम सबके लिए, लेकिन एक एकता हम लोगों में आ गई जो मैंने देखा है। डॉक्टर्स, नर्सेस, ड्राइवर्स, जीडीए स्टाफ, आयाज, मैनेजमेंट स्टाफ, हम सब में एक एकता सी आ गई है और हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जो ये एक पॉजिटिविटी मैं देखती हूँ। बहुत अच्छी बात है और एक लीडरशिप लेसन शायद आपने सीखा भी है और दूसरों को भी आप जो सिखा रही हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लीडिंग बाय द फ्रंट। और चैलेंजिंग टाइम जब होता है तो सबको एक होकर के उसको फेस करने के लिए किस तरीके से आपने और आपके स्टाफ ने मिल करके उसको फेस किया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए और खासकर हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए जिन जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले वही फेस कर रहे हैं इस बड़े थ्रेट को और इस बड़ी महामारी से लड़ने में हमारी सबसे आगे मदद कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद इस देश की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से कि किस तरीके से आपने बहुत लोगों की मदद करी। बहुत समझ में आता है कि मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे कोविड के दौरान, जब इस समय में कैसे कैसे केसेस और किस किस तरीके से चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस को डील किया होगा और उस पर भी कभी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जब बात हो रही है कि जहाँ पे हम फिर उस दौर में हैं जहाँ दोबारा से एक साल होने के बाद में कोविड का और फिर से एक सेकेंड वेव हम देख पा रहे हैं देश के अंदर में और फिर से चीज़ें ख़राब हो रही हैं या फिर कुछ ऐसे अलार्मिंग नंबर्स आ रहे हैं सामने देखने को मिलते हैं। अब क्या लगता है आपको कि पहले जैसा था जब हम अनप्रिपेयर्ड थे, एक नई चीज़ बिल्कुल ही, अब लेकिन साल भर का एक्सपीरियंस होने के बाद में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप डील कर सकते हैं और आपका क्या संदेश है बाकी लोगों के लिए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए खासकर? बिल्कुल, लोगों में भय बढ़ गया है, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स में जो भय है, जो डर है, वो काफी कम हो गया है। वो चीजों को समझने लग गए हैं, वायरस को काफी हद तक अब समझ में आ गया है और इसके नए सिम्टम्स भी हैं। दवाई, ट्रीटमेंट, सारी चीजें काफी हद तक अब समझ में आ गई हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट इसको लड़ने में ये रहेगा कि पिछले साल जब हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो डर रहे थे, आज उनमें भय और डर की मात्रा कम, जो हमारी एक यूएसपी बनेगी इस पूरी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इस साल। ठीक है। तो प्रीतिका, आप जब ये वाली सारी बातें बताती हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, हम ये जानते हैं कि आपने भी बताया कि आपने बिजनेस की पढ़ाई करी, एमबीए शायद किया होगा। तो उस तरीके से जब आप देखती हैं एज अ नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप जब इन चीज़ों को देखती हैं तो क्या डिफरेंस दिखाई देता है या किस तरीके से आपके पास उस तरीके के क्या ऐसे टिप्स हैं मैनेजमेंट लेसन्स के तौर पे कि किस तरीके से इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ा जा सकता है और बेहतर तरीके से? देखिए, मुझे लगता है जब आप किसी चीज को लेके पैशनेट होते हैं, आप में एक जुनून होता है, तो मुझे नहीं लगता फिर नॉन मेडिकल और मेडिकल मायने रखता है। मेरा एज मैनेजमेंट की तरफ से मेरा ये अनुभव रहा है कि जो हमारा कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसको हटा करके हमें अपना टिपिकल इंडियन, जो हमारा पर्सनल टच और इंडियन टिपिकल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वर्किंग है, हमें उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि अभी तो हर जगह हर आदमी, हर इंसान कोविड देख रहा है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंटल हेल्थ को जो नुकसान हुआ है, उसकी तरफ नजर ही नहीं जा रही है लोगों की। भले ही हम आज मेडिकल इंडस्ट्री में, हम लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं था, हम लोग अस्पताल में थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, इवन मैनेजमेंट टीम ऑल्सो। तो डर तो सब में ही होता है। आप घर जा रहे हैं या घर नहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस में ही हैं कई महीनों तक, आप घर वालों से नहीं मिल रहे, आपके दिमाग में एक प्रश्न है एक कि मैं घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो ये डर जो हम लोगों ने मेडिकल इंडस्ट्री में देखा है, किसी से बात ना करना, वर्क फ्रॉम होम, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ, मतलब एक रोबोट बन करके हम लोग रह गए थे। तो मुझे लगता है ये कोविड-19 हमें ये भी सिखाने आया है कि हमें जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है उसको भी करते रहना चाहिए, विच विल, जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, आजकल लोगों में मानसिक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा शूट अप कर गई हैं, उसको ये कम से कम कुछ उसमें हेल्प कर सकता है। ईमेल्स करने के बजाय हम एक फोन उठा करके अपने कोलीग से बात कर सकते हैं। ईमेल लिखने के बजाय हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो हम जाकर के उस इंसान से या अपने कॉलीग से जाकर के मिल सकते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। आप अपने एक
टिपिकल अपने घर में आप एक कुर्सी पे लैपटॉप लगा करके बैठे हैं और सारा काम कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि कुछ ये छोटे-छोटे चीज़ें हम अपना करके एज़ अ मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग तो बैक एंड में काम करते हैं, मैनेजमेंट टीम सारी, लेकिन स्ट्रेस और फ़ियर हम लोगों का अलग किस्म का होता है। भले ही जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटे मास्क लगा के रखना 6 घंटे की ड्यूटी में और पूरा अपने आप को कवर करके रखना पीपीई किट में, वो अपने आप में एक एक लेवल पे आकर के मानसिक प्रॉब्लम भी देता है कि क्या यही ज़िंदगी रह गई है मेरी? क्या मुझे ऐसे ही डर के काम करना पड़ेगा? मुझे ये लगता है हमें सबसे ज़्यादा अपने डर पे काम करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आप डाल रही हैं, उस पे वो कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ ये एक और बीमारी है, शारीरिक बीमारी है कोविड, वहीं उसके साथ में उसके मानसिक बीमारी का वाला भी एलिमेंट उसके साथ में है कि जिन लोगों को हो रहा है या नहीं भी हो रहा है कोविड, उसके पीछे एक डर, एक खौफ, एक इस तरीके की मानसिक जो परेशानी जो इसका सामना करना पड़ रहा है, उसको भी डील करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप जो चीज़ें बता रही हैं, जिस तरीके से आपने अपनी टीम के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में काउंसलिंग और टेलीफोन पे और उस तरीके से बातचीत करके अलग-अलग सेशंस करके उनको वो किया है, उनको संभाला है। तो ये इस पे शायद और बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपकी तरफ से, और ये किसी एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर की तरफ से ही आ सकता है। इस तरीके की चीज़ें, जो एक नया न्यू ब्लड जब इस तरीके के न्यू थॉट प्रोसेसेस लेकर के आता है, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक चीज़ बताइए रितिका जी कि जब हम बात करते हैं कि सेकेंड वेव आ रही है, और कनाडा से अभी जो कनाडा के पीएम का जो एक बयान आया उसमें यहाँ तक है कि उनके यहाँ तो शायद थर्ड वेव भी शुरू हो चुकी है। हम अभी सेकेंड वेव को देख रहे हैं, और लेकिन ये सेकेंड वेव हमारी जो है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हम पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़े हैं बाकी दुनिया के हिसाब से। सेकेंड वेव अगर आ रही है और चल रही है, या जो अब आंकड़े बढ़ रहे हैं फिर से, प्रयाग हॉस्पिटल्स की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आपका संस्थान इस बड़े चैलेंज को फिर से डील करने वाला है? जी, आपने बात बिल्कुल सही कही, केसेज़ बढ़ रहे हैं, केसेज़ बढ़ेंगे आगे। इसकी चेन को रोकना बहुत ज़रूरी है और चेन तभी रुक सकती है जब हम नियमों का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें, अस्पताल तुरंत पहुँचे। जैसे पिछले साल हमने तैयारी करी है पूरे जोश से, हर तैयारी से, उसी उसी सेम प्रोसेस से हम इस साल में भी जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पे जो हम ध्यान दे रहे हैं, वो पेशेंट काउंसलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, डर पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत भय है लोगों में। इंटरनेट पे जाकर के आजकल हर आदमी कोशिश करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। इंटरनेट पे जाकर के कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि अपने डर पे काम करिए। इस वक़्त पूरे वातावरण में एक डर का माहौल फैला हुआ है। हमने अपनी टीम को एक ही चीज़ की गाइडेंस दी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इज़ पेशेंट काउंसलिंग। आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, उसकी काउंसलिंग करिए। उसका डर कितने लेवल का है, उस पे देखिए। एंग्ज़ायटी लेवल क्या है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि साइकोसोमैटिक हम अपने आप को ही, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारी को और बड़ा कर देते हैं। अच्छा, आज आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। क्या आपका कोई संदेश है कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी जहाँ एक और बीमारी है उससे ज़्यादा उसका खौफ काम कर रहा है, तो उस पे उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ या कुछ आप वर्ल्ड हेल्थ डे पे होलिस्टिकली एज अ यंग हेल्थ वर्कर, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम एक रेप्यूटेड वो हॉस्पिटल्स, क्या आपके पास कोई ऐसा संदेश है जो आप देना चाहते हैं दर्शकों को? जी, बिल्कुल। अंग्रेज़ी की कहावत है, हेल्दी माइंड लीड्स हेल्दी बॉडी। हमें अपने विचारों को हर वक़्त अच्छा रखना चाहिए। हमें अपने विचारों पे काम करना चाहिए, क्योंकि विचार अगर अच्छे नहीं होंगे, तो स्ट्रेस कॉज़ करेंगे, एंग्ज़ायटी कॉज़ करेंगे। काफ़ी देर तक एक नेगेटिव थॉट अगर हमारे शरीर में या माइंड में परसिस्ट करेगा, तो वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ लोगों की बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी हो गई है मटेरियलिस्टिक वेल्थ, चीज़ों पे बहुत ध्यान है। मैं ये समझती हूँ कि मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद हमें फिज़िकल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे हर आदमी बैठा है, एक जगह सोफ़े पे बैठ जाते हैं घर में तो घंटों तक टीवी देख रहे हैं,
या घंटों तक मोबाइल में लगे हैं या सोशल मीडिया पे लगे हुए, इन सबको हटाइए। अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अच्छा खाना खाइए, सात्विक भोजन खाइए, अपने वजन पे ध्यान दें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी लीड कर सकता है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही हमें बहुत सारी नेगेटिविटी से दूर कर सकता है। जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा संदेश है प्रीतिका जी, और इसको हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इसको समझें कि एक अच्छा मन, अच्छा दिमाग किस तरीके से अच्छे शरीर का, स्वस्थ शरीर का एक फाउंडेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। हम आपके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि जब हम ये फिर इस नए दौर में और उस एक चैलेंजिंग फेज़ में फिर से जा रहे हैं कोविड के लड़ाई में, तो आपके साथ में हमारी शुभेच्छाएं हैं कि आप उस लड़ाई को ठीक से, अच्छे से उसको लीड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।